आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुजा। क्या जातियों को इस तरह एकजुट करने से बीजेपी को फायदा मिलेगा? माना जाता है कि कन्याकुमारी और तमिलनाडु के पश्चिमी जिलों में बीजेपी मजबूत हो रही है। ये कहा जा सकता है कि कन्याकुमारी में नादर समुदाय और पश्चिमी जिलों में गोंडर समुदाय को करीब लाकर बीजेपी मजबूत हुई है। अब बीजेपी दक्षिण तमिलनाडु की अनुसूचित जातियों को आकर्षित करने के प्रयास में है। इस क्रम में जातियों को देवेंद्र कुल्ला बिलालूर की संज्ञा दी गई है। लेकिन क्या बीजेपी दूसरे जिलों में भी इस जाति आधारित एकीकरण में मदद मिली है? हिंदूवादी संगठनों को कन्याकुमारी में जाति के आधार पर लोगों को एकजुट करने से मदद मिली हो, लेकिन दूसरे जिलों में ये रणनीति कारगर नहीं रही। वहां रणनीति क्यों नाकाम हुई है, ये समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि कन्याकुमारी में हिंदू संगठनों ने किस तरह अपनी जड़ें जमाई हैं। यहाँ इस रणनीति ने काम किया और समर्थन वोटों में बदला। भारत की आज़ादी के बाद साल 1956 तक कन्याकुमारी केरल का हिस्सा था। कन्याकुमारी के तमिलनाडु राज्य में शामिल होने से पहले ही यहाँ हिंदू संगठनों ने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार कन्याकुमारी जिले में आरएसएस की पहली शाखा साल 1948 में पद्मनाभपुरम महल में लगी थी। 1963 में हुए सांप्रदायिक दंगों ने भी यहाँ हिंदू संगठनों को मजबूत किया। विवेकानंद मेमोरियल के बनने से पहले ही वहाँ शिवननम ने उस जगह को विवेकानंद चट्टान का नाम देते हुए तख्ती लगा दी थी। वहाँ के ईसाई लोगों ने इस जगह को जेवियर रॉक बताते हुए कड़ा विरोध भी किया था। जब उस नाम पट्टी को तोड़ दिया गया तो दंगा हो गया। फिर उस जगह पर विवेकानंद मेमोरियल बना, लेकिन दोनों ही समुदायों के दिलों में उस दंगों के जख्म ताजा रहे। इस जिले में द्रविड़ विचारधारा की पार्टियों की गतिविधियों का भी कोई खास असर नहीं हुआ। कन्याकुमारी में 80% आबादी नदारद समुदाय की है। इसमें हिंदू नदार और ईसाई नदार दोनों शामिल हैं। अय्या समूह भी इनसे निकले हैं। यदि आर्थिक नजरिए से देखें तो ईसाई नदारों के हालात बेहतर थे। इसके बाद अय्या समूह थे और फिर हिंदू नदार तीसरे नंबर पर थे। ऐसे में आर्थिक स्थिति में फर्क की वजह से हिंदू नदारों को धर्म के आधार पर एकजुट करना आसान था। जब तक कामराज वहां थे, ये अंतर तो था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। 1982 में हुए एक दंगे के बाद धालुलिंगा नादर ने कांग्रेस छोड़ दी और हिंदूवादी फ्रंट में शामिल हो गए। इसके बाद से यहाँ हिंदू संगठन मजबूत ही होते गए। इन संगठनों ने आर्थिक स्थिति में फर्क को सामाजिक भेदभाव की तरह पेश किया और लोगों को धीरे धीरे एकजुट करते गए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1982 के दंगे के बाद हिंदू नदारों में एक बड़ी हिंदूवादी लहर चली थी। 1984 में पद्मनाभपुरम सीट से हिंदू फ्रंट का उम्मीदवार जीत गया था। ये पहला मौका था जब किसी हिंदू संगठन के उम्मीदवार को तमिलनाडु में जीत मिली। इस जीत के बाद कन्याकुमारी में कई शाखाएं स्थापित की गई। कन्याकुमारी जिले में आमतौर पर राष्ट्रीय पार्टी मजबूत रही हैं, लेकिन 2009 के चुनाव में यहाँ डीएमके के हेलने डेविडसन जीत गए थे। तब तक कन्याकुमारी में कोई प्रत्यय पार्टी नहीं जीती थी। आज़ादी के बाद और कन्याकुमारी के तमिलनाडु में शामिल होने के दौरान भी कांग्रेस के लिए यहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा फायदेमंद साबित होती थी। हालांकि मार्शल नेसामनी और कामराज के निधन के बाद हिंदू नदारों ने हिंदू संगठन के करीब जाना शुरू कर दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार इस सब के बीच बीजेपी यहाँ हिंदू नदारों के अलावा दूसरी जातियों को आकर्षित करने की कोशिश भी कर रही थी। वो पद्मनाभपुरम में रहने वाली एक खास जाति कृष्ण बगाई को आकर्षित करने में रुचि ले रही थी। बीजेपी दूसरी जगहों पर भी ऐसी जाति आधारित एकजुटता बनाने में लगी थी, लेकिन बीजेपी के ऐसे प्रयास कन्याकुमारी के बाहर दूसरे जिलों में कारगर होते दिखाई नहीं देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यदि किसी बाहरी के नजरिए से देखें तो बीजेपी एक धार्मिक सीट लगती है,
लेकिन वह जाति पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो कहते हैं ना, बीजेपी ने इन जातियों के जन्म की कहानियों को हर्षण स्वीकार कर लिया है। उदाहरण के तौर पर देवेंद्र कुल्ला बेलारा लोग अपने आप को इंद्र से जोड़ते हैं। बीजेपी यहाँ नंदा नार की तस्वीर चुनावी पर्चों में इस्तेमाल करती है। ये पर्चे ऐसे इलाकों में बांटे जाते हैं जहां उनकी पूजा होती है। इस तरह की गतिविधियां कम ही संख्या में सही, लेकिन लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित करेंगी। दलितों पर शोध करने वाले रघुपति कहते हैं कि बीजेपी शुरुआत से ही ऐसा कर रही है, चाहे पिछले लोकसभा चुनाव हो या फिर इस बार के विधानसभा चुनाव। यही बीजेपी तरीका है जो जातियों को पुराणों में बुनी गई कहानियों को स्वीकार करते हैं। वे अपनी राजनीतिक गतिविधियां भी इसी बिंदु से शुरू करते हैं। द्रविड़ पार्टियां जातिगत भेदभाव को बहुत तरजीह नहीं देते हैं और उन्हें जारी रहने देती है। ऐसे में वो अल्पसंख्यक समूह जिन्हें द्रविड़ पार्टियों ने नजरअंदाज किया है, वो अपनी अलग पहचान और समर्थन चाहते हैं। इस स्थिति में बीजेपी की तरफ हो जाते हैं। पश्चिमी जिलों में कन्नड़ भाषी लोगों को एकजुट करने के लिए बीजेपी ने साल 2014 से 16 के बीच बहुत सी छोटी छोटी बैठकें की थी। इन बैठकों में पीएस येदियुरप्पा जैसे नेता भी शामिल हुए थे। इसके अलावा जातियां जिन मुद्दों का सामना कर रही है, बीजेपी उन्हें भी सुलझाने की कोशिश कर रही है। हिंदू संगठनों के दफ्तरों इस पर चर्चा करने के लिए बैठक भी चला रही है। यदि इन जातियों को ये दर्जा मिल गया तो ये बीजेपी का वोट बैंक बन सकती है। क्या बीजेपी इस तरह जातिगत एकीकरण करती रहेगी और क्या इससे राजनीतिक फायदा मिल सकता है? दरअसल बीजेपी इस समय इस बात का फायदा उठा रही है कि द्रविड़ पार्टी ने जातिगत भेदभाव को जारी रहने दिया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी और खबरों के लिए बने रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।